हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट दिल से। खेलो क्रिकेट, बोलो क्रिकेट, जियो क्रिकेट। आज मेरे साथ बैठे हैं इस पैनल में आमिर नक्शबंदी एंड डॉक्टर तंजीर, और हम बात करेंगे एशेज फर्स्ट टेस्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं आमिर से। आमिर, क्या लगता है आपको, कहाँ पे इंग्लैंड चूकी और क्या उनको करना चाहिए था आफ्टर दिस एम्बैरेसिंग लॉस दे हैड इन द फर्स्ट टेस्ट? व्हाट डू यू मेक ऑफ इंग्लैंड्स परफॉर्मेंस? Thank you, Dr. Rizwan. I think England were completely outplayed by the dominant Australia side. Uh, जैसे कि फर्स्ट एशेज टेस्ट था और गैबा की पिच पे था। इंग्लैंड ने टॉस जीता था। आई थिंक दैट वाज अ गुड टॉस टू विन, एंड देन दे बैटेड रियली पोरली. You cannot get out on 147 on day one on a pitch like which is known for scoring runs. तो 147 यकीनन पिच नहीं थी। आप आसानी से 300 प्लस कर सकते थे, लेकिन बट वी शुड गिव क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलियन बाउलर्स, स्पेशली पैट कमिंस हु बोल्ड रियली वेल। तो उन्होंने इंग्लैंड को बिल्कुल मौका नहीं दिया। जैसे कि सुपर्ब स्टार्ट बाय मिचेल स्टार्क, जो कि पहली बॉल पे रोरी बर्न्स को आउट किया, जो कि नथिंग शॉट खेला उन्होंने, और जहां से फिर इंग्लैंड देन दे लॉस्ट सम 5 विकेट्स फॉर 60 रन्स फर्स्ट सेशन में। तो वहां पे वो बिल्कुल उबर नहीं पाए। तो फिर जिस हिसाब से फिर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, उन्होंने कोई चांस नहीं दिया। जैसे लाबुशेन थे, वार्नर थे और ट्रेविस हेड। यहाँ पे उन्होंने 200 प्लस की लीड ले ली, और उसके बाद ऐसा लग रहा कि थर्ड डे पे कि इंग्लैंड दे आर रियली मेकिंग अ कमबैक व्हेन जो रूट एंड डेविड मिलान वर प्लेइंग. They had just 160 plus odd partnership, and at the end of the day three, it looked like that they would give a stiff resistance to them, and they could make a match of it. But जैसे कि डे 4 स्टार्ट हो गया, जैसे डेविड मलान आउट हो गए, और उसके बाद England they lost the rest of the 8 wickets for just 74 runs, and they were just leading with 20 runs, 19 runs, and Australia needed 20. I think they were completely outplayed. Uh, no batsman except from David Milan and Joe Root in the second innings could play Aussie bowlers. And also England bowling, they could not penetrate the Australian batting here. I think यहाँ पे it should be a really disappointing loss for them. But yes, there are some positives like Joe Root and Ollie बात करेंगे Robinson. He bowled really well. I think they should take some positives from here, and I'm sure that England will come back stronger in the next game. जी जी आमिर। डॉक्टर तंजीर, आपसे कहना चाहूंगा, हम टॉस पे हमने पहले भी बात की थी कि whether it was the right call to bat first on this pitch or not. But having said so, England tried to make a comeback of sorts. थर्ड डे में उन्होंने, सेकंड डे पे काफी अच्छा खेला, थर्ड डे पे सॉरी, और एक अच्छी पोजीशन में थे जहां पे वो एक 150-200 की एटलीस्ट लीड ले सकते थे विद द वे रूट एंड मलान वर बैटिंग। सो व्हाट डू यू थिंक, कहाँ पे उनकी जो स्ट्रेटजी में कुछ कमी लगी या उनसे गलतियां हुई आफ्टर डे 3? व्हाट डिड वेंट रॉन्ग विद द इंग्लैंड टीम? देखिए रिजवान, थैंक यू। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इस टेस्ट मैच से एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कि एक एशेज का मैच है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, बहुत एक्साइटिंग रहेगा। लेकिन इंग्लैंड ने फर्स्ट सेशन में ही डिसअपॉइंट कर लिया कि इस मैच का जो रुख था वो फर्स्ट सेशन में ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ बदल गया। अगर आप देखेंगे, मुझे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और इंग्लैंड की बैटिंग में एक मेजर फैक्टर अगर आपने देखा होगा, वो था ट्रेविस हेड। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की इनिंग देखी होगी, अराउंड 236 पे उनकी 6 विकेटें गई थी। तो उस वक्त लग रहा था कि इंग्लैंड कमबैक कर सकती है, लेकिन जो ट्रेविस हेड की इनिंग थी उसने इंग्लैंड के सारे चांसेस, सारे दरवाजे बंद कर दिए। एक टेरिफिक इनिंग थी, आप बोल सकते हैं कि मतलब इंग्लैंड के हाथों से मैच छीन लिया ट्रेविस हेड ने। वो तो टेस्ट इनिंग थी नहीं। और मतलब आई वाज सरप्राइज कि जैक लीच जो इंग्लैंड के बॉलर है, उनकी बहुत पिटाई हो रही थी। मतलब ट्रेविस हेड ने तो उनको बहुत पिटाई की थी, लेकिन जो रूट परसिस्टेंट थे उन्हीं से, तो बहुत एक मुझे लगता है एक ब्लंडर किया उन्होंने।
पहली तो मैं सरप्राइज था कि जैक लीच को उन्होंने खिलाया, दे शुड हैव गॉन विद अनदर पेसर। तो मुझे लगता है एक मेजर जो टर्निंग पॉइंट था वो थी ट्रेविस हेड की इनिंग। अगर आपने देखा होगा सेकंड जो वो 150 ऑड रन थे जो ट्रेविस हेड ने किए, तो दैट मेड एन मेजर इम्पैक्ट। अगर आपने देखा होगा थोड़ा रिकवरी की थी, जैसे जो रूट और मलान खेल रहे थे सेकंड इनिंग में, दे मेड अ रिकवरी जैसी लग रही थी। बट जो ट्रेविस हेड की इनिंग थी, दैट वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट जो इस मैच का था। तो मुझे लगता है दैट वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। Rightly said, Dr. Tanzir. I think Travis I Head की जो agree. innings थी, that was the major difference between the two teams, or especially when it came at such a high pace. काफी अच्छी strike rate से almost run a ball उन्होंने, more than run a ball उन्होंने inning खेली, and that completely put England on the back foot. तो आमिर से ये पूछूंगा, अगला सवाल पूछूंगा कि इंग्लैंड की बॉलिंग के बारे में, बिकॉज देयर बॉलिंग लुक्ड क्वाइट ऑर्डिनरी एंड क्वाइट पेडिस्ट्रियन, और स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं खेले, एंडरसन नहीं खेले, और उनके स्पिनर जो लोन स्पिनर जैक लीच थे वो तो बिल्कुल ही फ्लैट दिखे। तो क्या लगता है आपको, इनकी बॉलिंग कैसे, हाउ कैन दे इम्प्रूव? प्लस स्टोक्स भी थोड़े से इंजरी कैरी कर रहे थे, तो क्या लगता है आपको, हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर बॉलिंग फॉर द नेक्स्ट टेस्ट? I think yes. I think except for Ollie Robinson, none of the bowlers could make much of an impact. उसके बाद the second best bowler was Chris Wokes. तो जैसे आपने बताया, Jack Leach, they were playing with the lone spinner, and Jack Leach leaked runs in leaps and bounds. तो यहाँ पे, और जैसे अभी के डॉक्टर तंजीर ने बात की, ट्रेविस हेड की जो इनिंग्स थी, उन्होंने दिखाया कि वो टेस्ट में भी उन्होंने वनडे जैसी इनिंग्स खेली। तो यहाँ पे जो इंग्लैंड की बॉलिंग थी, आई थिंक दे डिड नॉट बोल इन द राइट एरियाज. आई हैड लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम मार्क वुड. I thought he would bowl really well, considering his pace on the Gabba pitch. But बिल्कुल कुछ कर नहीं पाए. And now going into the second game, I think that is in the Adelaide, जो कि शायद जो कि पिंक बॉल टेस्ट होगा. एंडरसन भी वापसी करेंगे उसमें, और शायद ब्रॉड भी कम बैक कर सकते हैं. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इंग्लैंड विल कम बैक स्ट्रॉन्गर. उनको इम्प्रूव करना है. और सेकंड थिंग, जैसे अभी के डॉक्टर तंजीर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वर सम 236 फॉर 6, और वहां पे इंग्लैंड कम बैक कर सकती थी, और लेकिन उसके बाद जो ट्रेविस हेड ने इनिंग्स खेली, यहाँ पे देखना चाहिए कि England, they created some chances for themselves to make a comeback in this game, but they could not capitalize, and they let the opposition off the hook. ये हमने उनकी बॉलिंग में भी देखा, उनकी बैटिंग में भी देखा है, जब मलान और रूट कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे. तो यहाँ पे देख रहा है कि इंग्लैंड आर नॉट एबल टू डोमिनेट द सेशंस in quite significant numbers. तो जैसे कि आपने बॉलिंग की का जिक्र किया, मुझे लगता है ऑली रॉबिन्सन ने तो अच्छी बॉलिंग की है. अगर यहाँ पे बाकी प्लेयर्स को भी स्टेप इन करना है, especially Ben Stokes. If he is playing, if he has to be 100% match fit, and if he is able to pick the wickets, then it will really make the difference for English side in the second test. And with Anderson coming back, I think then they could make an impact in this Ashes. Well, all is not lost for England, I would say. अभी 4 मैचेस बचे हैं, Yes, काफी yes. टाइम है. It's a but long अभी series. ये देखेंगे कि जो मैचेस जो है काफी टाइट शेड्यूल है, ज्यादा गैप नहीं है मैचेस के बारे में बीच में. एंड वार्म अप गेम्स भी इंग्लैंड आई थिंक नहीं खेल चुका था, सो दे वर लिटिल अनकुक्ड. तो तंजीर से पूछूंगा कि क्या लगता है आपको, ये जो आजकल शेड्यूलिंग हो रही है टेस्ट मैचेस की, बैक टू बैक टेस्ट मैचेस विद सो मच क्रिकेट प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और स्पेशली जो वार्म अप मैचेस पहले होते थे, हम पहले जमाने में टीम वुड ट्रैवल मंथ और सो बिफोर एनी सीरीज, और काफी ज्यादा वार्म अप मैचेस ए साइड्स के साथ खेलते थे. एंड इस बारी कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखा, एंड आई थिंक इंग्लैंड लुक अंडर प्रिपेयर्ड. क्या लगता है आपको? देखिए रिजवान, आपकी बात सही है. एक रस्टीनेस होती है. अगर आपने देखा होगा बेन स्टोक्स टीम में बहुत इंटरवल के बाद आए थे. उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भी एक ब्रेक लिया था,
तो वो रस्टीनेस आपको मैच में दिखा। ही वॉज नॉट मैच परफेक्ट, मुझे नहीं लग रहे थे जिस हिसाब से जो बेन स्ट्रोक बॉलिंग करते हैं उस हिसाब से नहीं लग रहे थे, पॉइंट ऑन नहीं थे। तो मुझे लगता है एक जो ये शेड्यूल बन रहा है अभी, T20 खेल के आए थे, फिर एशेज स्टार्ट हुआ, कोई बीच में आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिले। तो मुझे लगता है दिस ऑन अ लार्जर स्केल आईसीसी को रीथिंक करना पड़ेगा अपना जो ये स्ट्रेटेजी उन्होंने शेड्यूल बनाए हैं, कि इससे एक जो इम्पोर्टेंस है, मतलब एशेज जैसा टूर्नामेंट है जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जो कि विद इन 3-4 डेज में अगर खत्म हो जाता है, तो मुझे लगता है ऑडियंस और बाकी अगर आप देखेंगे स्पॉन्सरशिप डिफरेंट एंगल से आप देखेंगे बहुत इफेक्ट होता है। तो मुझे लगता है एक आईसीसी मैनेजमेंट को रीथिंक करना पड़ेगा कि आप आगे क्या देना चाहते हैं, मतलब आप बैक टू बैक क्रिकेट देना चाहते हैं कि आप क्वालिटी देने चाहते हैं। मुझे लगता है दे शुड गो विद क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। अगर आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी वर्ल्ड कप है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट 10 ईयर्स तक एक मेजर आईसीसी टूर्नामेंट इन्होंने रखा हुआ है। मुझे लगता है एक मतलब ओवर हो गया है क्रिकेटिंग, जो हो गया है जैसे एक वेट किया जाता था, हम जैसे ऑडियंस हुआ करते थे पहले, वेट होता था, एक इंटरेस्ट बढ़ता था, तो वैसा आजकल है नहीं। मुझे लगता है एक क्रिकेट अपना वो जील खो रहा है। तो मुझे लगता है इनको एक आईसीसी को बैठना चाहिए और रीथिंक करना चाहिए इस बारे में कि क्रिकेट कहाँ जा रहा है आगे, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिकेट जो एशेज जैसा टूर्नामेंट है, मुझे लगता है उनको एक रीथिंक करना पड़ेगा। I would सही like to बात add कही one thing here. Uh, I think the reason behind the tightness of scheduling is also the COVID regulations. क्योंकि जो players भी bubble में रह रहे हैं, जैसे आपने कि वार्म अप मैचेस की बात की, उस टाइम टूर लंबा हो रहा था, बीच में वार्म अप मैचेस थे, सो प्लेयर्स आर स्पेंडिंग देयर टाइम इन बबल्स। तो यहाँ पे ये भी यस देखना यस, कि मेंटली जल्दी टैक्सिंग मैचेस होता है खत्म हो प्लेयर्स जाए, के लिए। सो दैट सही बिकॉज बात। क्योंकि बबल में रहना एक लंबे अरसे तक और फिर उसके बाद काफी क्रिकेट है। I think that is the reason. That is the reason that why the matches are being organized one after another in a quick time. जी जी, तो बात करेंगे अब नेथन लायन की, एंड ही हैज बिकम द सेकंड स्पिनर आफ्टर शेन वॉर्न टू टेक 400 विकेट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, और काफी अंडररेटेड रहे हैं थ्रू आउट हिज करियर। बट 400 विकेट्स लेना इन ऑल ओवर 100 मैचेस इज नॉट एन इजी फीट। और क्या कहेंगे आमिर नेथन लायन के बारे में? I think Nathan Lyon has been an exceptional bowler for Australia. After Shane Warne and Stuart MacGill, अगर हम spinners की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, and both MacGill and Shane Warne were leggies. और यहाँ पे Nathan Lyon जो ऑफ स्पिनर है, he is a conventional ऑफ स्पिनर. उनके पास कोई दूसरा नहीं है, कोई ऐसी मिस्ट्री स्पिन नहीं है. And being an Australian and to play almost 100 test matches and then take 400 wickets, that means on average he's picking up 4 wickets a match. तो यहाँ पे मैं अभी कुछ दिन देख रहा था कि Nathan Lyon, he had to wait almost 1 year to get these to reach this 400 mark, क्योंकि Australia had played their last test against India at the same ground 1 year back. So I think Nathan Lyon has been a really brilliant off spinner as far as the Australian spin bowling is concerned, and we should give credit to Nathan Lyon because अगर हम देखें Nathan Lyon की history, he had been a curator of Adelaide pitch before he came into the international cricket. So he did not himself know that he would become one of the Australia's leading wicket takers once upon a time. तो यहाँ पे the way he has performed, he has brought himself in and he has carried. बहुत सारा criticism भी हुआ था उन पे recently that Nathan Lyon is not that kind of the bowler who can pick wickets, but I think he's kind of the bowler like Graeme Swann, जो कि conventional off spinners थे और wickets ले रहे थे. I think that has really made a difference for Australian bowling in as far as the spin department is concerned in the recent years. So I think yes, credit should be given to Nathan Lyon, and
amazing feat. Congratulations to Nathan Lyon for achieving this Rightly 400 said, feat. Amir, we at Cricket Dil Se team, we congratulate Nathan Lyon for reaching this milestone. और अब जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि what is the road ahead for England and any changes you would like to see England make in their team and also any change in Australian team because अब ये सुनने में आया कि वार्नर थोड़े से इंजर्ड थे so he might not play the next test and उस्मान ख्वाजा जो पहले भी फर्स्ट टेस्ट के लिए काफी उनका नाम आ रहा था whether he should play or not और मार्कस हैरिस की भी थोड़ी सी जगह अनसर्टन लग रही है बिकॉज ही इज बीन स्ट्रगलिंग एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर सो क्या लग रहा है आपको चेंजेस दोनों टीम्स में क्या होगी किसको अंदर लाया जाएगा किसको ड्रॉप किया जाएगा स्टार्टिंग विद तंजीर क्या कहना चाहेंगे एनी चेंजेस फॉर द नेक्स्ट टेस्ट देखिए अगर रिजवान देखेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम एज फार अगर इंजरी के बगैर मुझे लगता है दे विल गो विद अनचेंज्ड टीम तो अगर डेविड वार्नर बाहर जाते हैं मुझे लगता है उस्मान ख्वाजा ओवर मार्कस हैरिस डेफिनेटली उस्मान ख्वाजा विल डेफिनेटली मेक अ कमबैक वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में आपने देखा होगा तो आई थिंक ही विल मेक अ कमबैक और अगर आप इंग्लैंड टीम में देखेंगे तो मुझे लगता है उसमें बहुत चेंजेस होंगी पहले ही तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर एंडरसन विल बी फिट ही विल कम इनटू द टीम ब्रॉड भी कम बैक करेंगे तो मुझे लगता है मार्क वुड विल मेक अ वे और जैक लीच नेक्स्ट मैच नहीं खेलेंगे मार्क वुड ने अच्छी बॉलिंग की मार्क वुड की पेस भी काफी अप थी बट देखिए रिजवान उनके पास ऑप्शन है या क्रिस वोक्स तो वो ड्रॉप नहीं करेंगे नेक्स्ट इट्स बेन स्ट्रोक इज ऑलराउंडर तो वो तो नहीं जाएंगे तो मुझे लगता है दो चेंजेस एक जो होंगी बैटिंग लाइन में मुझे लगता है ज्यादा चेंजेस नहीं होंगी तो आई थिंक जैक लीच एंड मार्क वुड विल मेक अ वे फॉर स्टुअर्ट ब्रॉड एंड एंडरसन आमिर क्या लगता है आप एग्री कर रहे हैं तंजीर के साथ I think as far as the Australian team is concerned they're known for that who don't press the panic button quite often so agar David Warner injured hai, then Usman Khawaja will make a comeback. Otherwise, they will go with the unchanged side. And as far as the English team is concerned, I would agree with Dr. Tanzir somehow, but I don't think that they will bring both Broad and Anderson. Anderson might come in. One of the two might play. And और ये second test match Adelaide पे है. We all know that Jack Leach struggled here. So I don't think so. England will go with all pace attack. They will play Jack Leach. मुझे लगता है यहाँ पे spin भी होता है गेंद. It is known for spin and it is known for spin. So Jack Leach will play. यहाँ पे अगर if Anderson is making a comeback, then they may drop Mark Wood because क्योंकि they cannot drop Ollie Robinson because he performed exceptionally well. Chris Wokes batting bhi kar rahe, so if someone has to make a way for Anderson, it has to be Mark Wood. Okay, fine. So with this we come to the end of this discussion. I hope you would like our video, and in future also keep supporting us. हमारी channel को like कीजिए, comment कर लीजिए, subscribe कर लीजिए, and please don't forget to press the bell icon. Till our next video, it's bye-bye.